हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका एम विथ राजेंद्र के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूं। और आज हम फिर से अपनी एक न्यू सीरीज़ लेकर आए हैं क्वेश्चंस की, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमारे आने वाले सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट और ऑल इंडिया टेट एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे उनका हम डिस्कशन बहुत ही इलेबोरेट फॉर्म में करेंगे, और जो डिस्कशन होगा वो इस तरीके से होगा कि आपको सब्जेक्ट का कंटेंट भी कवर होता जाएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बहुत ही विस्तारपूर्ण तरीके से होती जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विकास के पक्ष क्षेत्र जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं। तो विकास यानी डेवलपमेंट, तो जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स थे, नॉर्मली 6 एस्पेक्ट्स देखे गए थे सबसे पहले। तो एक तो था फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल। दूसरा हो गया संज्ञानात्मक यानी कॉग्निशन यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और जो एक होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी जो भाषा का विकास होता है वो भी कहीं ना कहीं संज्ञान से ही जुड़ा हुआ होता है, तो वो संज्ञानात्मक पक्ष में ही आ जाता है। फिर आता है सामाजिक डेवलपमेंट, जिसको सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। इसी के साथ में एक विकास का और एस्पेक्ट होता है जिसको अपन मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास। साथ ही साथ में संवेगात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट की कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं, तो ऑप्शंस दिए गए हैं। पृथकता से, ऑप्शन बी है आंशिकता से, ऑप्शन सी है यादृच्छिकता से, ऑप्शन डी है समग्रता और साकल्यता यानी संपूर्णता से। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले आप सब आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये सारे डेवलपमेंट जो होंगे ये किस तरीके से विकसित होंगे, किस प्रक्रिया से, तो समग्रता और साकल्यता यानी संपूर्णता, कंप्लीट और टोटलिटी से ये कंप्लीट जो विकसित होते हैं वो समग्रता और साकल्यता से होते हैं। तो ऑप्शन बी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्यकृत जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है। तो वाइगोत्स्की ने जो भी वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इन्होंने सामाजिकता या सोशल एक्टिविटी इस पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है। तो और साथ ही साथ में इन्होंने बताया कि अगर कोई बच्चा कुछ काम कर रहा होता है, क्योंकि परफेक्ट तो होते नहीं है, जब भी बच्चों का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है या विकास स्टार्ट होता है तो बच्चे शुरुआत से कुछ ना कुछ काम करना सीखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चा अगर साइकिल चलाना स्टार्ट करता है तो वो शुरू से साइकिल चलाना उसको नहीं आता है, बट धीरे धीरे उसको उसके घर वालों की मदद मिलेगी। पहले उसको सपोर्ट से थोड़ा चलवाएंगे, धीरे धीरे वो साइकिल इंडिपेंडेंटली चलाना सीख जाता है। तो जो उसको सपोर्ट किया या जो उसकी हेल्प की साइकिल को सीखने में, तो ये क्या थी, एक टेम्पररी हेल्प थी या फिर एक थोड़ी मदद की जो उसको आगे बढ़ने के लिए उसके लिए हेल्पफुल हुई। तो उसको क्या कहा, स्कैफोल्डिंग या फिर पाड़ कहा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग पाड़ क्या हो गई, एक टेम्पररी मदद हो गई। तो ये वाइगोत्स्की ने दी थी और इसमें इन्होंने बताया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और साथ ही साथ में मोर नॉलेजेबल अदर। ये जो मदद होती है, स्कैफोल्डिंग या पाड़ होती है, ये किसके द्वारा दी जाती है, तो ये मोर नॉलेजेबल अदर जो होगा, एक पर्सन जो उस बच्चे की हेल्प करेगा या उसको स्कैफोल्डिंग या पाड़ देगा, तो उसको क्या कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो इनमें से ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी आयोजन, ऑप्शन नंबर डी प्रबोधन। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप सब देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सुटेबल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो ये
सृजनात्मकता से रिलेटेड नहीं होता है। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है और क्या प्रबोधन भी इससे ही रिलेटेड होता है, लेकिन अभिप्रेरणा जो है ये एक सृजनात्मकता प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त की जा सकते हैं? तो जो ब्रेल लिपि होती है या फिर जो ब्रेल टेक्निक होती है, जो भी बच्चे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शंस क्या दिए गए हैं इस क्वेश्चन के लिए? ए, विद्यार्थियों के लिए, बी, अस्थिबाधित विद्यार्थियों के लिए, सी, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए, डी, शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएंगे। तो जो बच्चे जिनको ऑडियो और विजुअल कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब उनको सुनने में या उनको देखने में जब कोई प्रॉब्लम होती है, तो उन बच्चों को अपन ब्रेल टेक्निक या टेप रिकॉर्डिंग की मदद से उनको पढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल टेक्निक का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक मतलब हायर कॉग्निशन प्रक्रियाओं में किस तरीके से बदला जाता है? तो ऑप्शंस हैं अनुकूलन एवं संगठन, ऑप्शन बी पुरस्कार एवं दंड, ऑप्शन सी सामाजिक पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन डी उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो हमेशा जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने सोशल इंटरेक्शन पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सुटेबल आंसर होगा वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सामाजिक पारस्परिक क्रिया, सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हाइंस को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी थी, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसको पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो ये एक हाइंस की स्टोरी थी। कोहलबर्ग ने बच्चों पर प्रयोग किया था, एक स्टोरी बताई और फिर अलग अलग एज के अलग अलग ग्रुप्स के बच्चे लिए और फिर उन बच्चों से पूछा कि इस स्टोरी में क्या होना चाहिए। तो स्टोरी थी, एक हाइंस नाम का व्यक्ति था, उसकी बीवी बीमार थी, उसकी वाइफ। तो क्या हुआ कि उसने देखा कि उसको एक दवाई लेनी थी मेडिकल स्टोर से, तो उस दवाई का प्राइस इतना हाई था कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था और उसको एक रात का ही टाइम था। अगर उस टाइम तक दवाई पहुंचती है तो उसकी वाइफ बच जाएगी, वरना उसकी वाइफ की डेथ भी हो सकती थी। तो हाइंस ने वो एक प्लान किया कि वो जाके दवाई उसने चुरा ली। तो जब उसने दवाई चुराई, फिर बच्चों से इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए कि क्या उसने सही किया, अगर उसने सही नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो अलग अलग व्यूज मिलने पर फिर कोहलबर्ग ने 3 स्टेजेस दी, जिनको प्री कन्वेंशनल स्टेज और कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में कैटेगराइज किया गया और हर स्टेज की 2 सब स्टेजेस दी गई। तो इसमें जो बच्चा बता रहा है कि अगर जो इसमें कंडीशन दी गई है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसमें ये बताया गया है कि यदि वो ऐसा करता है तो उसको पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। ये कोहलबर्ग के अनुसार जो मोरल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेजेस में आता है। तो जो कोहलबर्ग ने पहली स्टेज दी थी जो बच्चों के लिए थी, 2 से लेके 7 वर्ष के बच्चों की जो प्री कन्वेंशनल स्टेज थी, उसमें 2 स्टेजेस थी। तो जो पहली स्टेज थी वो थी दंड एवं आज्ञा पालन, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओबीडियंस और पनिशमेंट की एज। तो बच्चा अगर बच्चे के हिसाब से हाइंस ने जो दवाई चुराई है, तो उसको अगर वो दवाई चुरा के उसने गलत किया और उसने अगर ऐसा किया है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप सब बताएंगे। ऑप्शंस हैं ए समस्यात्मक वार्ता, ऑप्शन बी अहम केंद्रित वार्ता, ऑप्शन सी व्यक्तिगत वार्ता, ऑप्शन डी भांत वार्ता। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया था। इन्होंने बताया था कि बच्चे में जो स्पीच होती है, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास की एक अलग ही क्षमता होती है, जो कि नोम चॉम्स्की ने भी बोला था, लेकिन इन्होंने भी लैंग्वेज डेवलपमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। साथ ही साथ में इन्होंने प्राइवेट स्पीच कहा। जो प्राइवेट स्पीच होती है जिसको अपन व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, तो इन्होंने बोला जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है, आपने देखा होगा इवन मेरा भाई जब 7 साल का 2-3 साल पहले, वो खेलते खेलते खुद में बातें करता रहता था, खुद में गेम खेल रहा होगा, खुद कुछ प्लान कर रहा होगा, तो वो क्या करता था, प्राइवेट स्पीच थी वो उसके दिमाग में ही पूरी प्लानिंग चलती थी और वो खुद से ही बातें करता था। तो ये क्या होती है, व्यक्तिगत वार्ता, जिसको प्याजे ने अहम केंद्रित वार्ता भी कहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर, गैने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो गैने की जो हायरार्की थी लर्निंग की, उसमें गैने के अकॉर्डिंग कितने प्रकार बताए गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएंगे। ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 8। तो जो गैने की हायरार्की थी उसमें उन्होंने 8 स्टेजेस या 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें जो उनका टॉप लेवल था, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान विधि। तो ये टॉप लेवल पे आता है और टोटल इन्होंने 8 स्टेजेस बताए, प्रकार 8 बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिलोपन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देंगे। ऑप्शंस हैं अभिप्रेरण, बी आत्मनिर्भर, ऑप्शन नंबर सी सामान्यकरण, ऑप्शन नंबर डी अधिग्रहण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सामान्यकरण यानी जनरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, उसको क्या नाम दिया और किस नाम से उन्होंने सिद्ध किया था? ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर बी अधिगम के प्रयास एवं भूल, ऑप्शन नंबर सी संकेत अधिगम, ऑप्शन नंबर डी स्थान अधिगम। तो आप सब बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रयास एवं भूल। ये जो थॉर्नडाइक का था ट्रायल और एरर थ्योरी, तो इन्होंने बताया था अपने प्रिंसिपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाला मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए अधिगम की इच्छा, ऑप्शन नंबर बी प्रेरणा यानी मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर 3 रुचि यानी इंटरेस्ट और ऑप्शन नंबर डी विषय वस्तु का स्वरूप। तो सही आंसर आप सब देंगे इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है विषय वस्तु का स्वरूप। बाकी अधिगम की इच्छा या प्रेरणा या रुचि इंटरेस्ट ये सारे मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो कि अधिगम में योगदान या कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसके द्वारा कहा गया है?
तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए मैकडूगल, ऑप्शन नंबर बी रॉस, ऑप्शन नंबर सी एबिंगॉस और ऑप्शन नंबर डी एमएल बिगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा एबिंगॉस। एबिंगॉस ने लर्निंग कर्व्स दिए थे, तो लर्निंग किस प्रकार से हो रही है ये इन्होंने कर्व के फॉर्म में बताया गया था। तो एबिंगॉस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है डैश वह है जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफी आत्मविश्वास वाला है। तो ऑप्शंस हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट, ऑप्शन नंबर बी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ऑप्शन नंबर सी यानी बहिर्मुखी और ऑप्शन नंबर डी उभयमुख। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सुटेबल आंसर है वो है बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाला जो व्यक्ति होगा वो लोगों के साथ मिलना बैठना, उनके साथ मिक्सअप बहुत जल्दी हो जाता है, लोगों से बात करना बहुत ही सोशल होता है, जिसको अपन सोशल और हॉस्पिटेबल पर्सनालिटी का जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है एक्सट्रोवर्ट। तो जो उद्यमशील, हंसमुख और काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस होगा उसमें, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लोगों के साथ बैठना, लोगों से बातें करना, लोगों से व्यवहार बनाना, ये सब उसकी क्वालिटीज़ होंगी। तो ये क्वालिटीज़ एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति में आती हैं, तो ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का व्यक्ति कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 रोशा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में रोशा पर्सनालिटी टेस्ट जो था, प्रक्षेपण विधि थी इनकी, इससे क्वेश्चन आता ही आता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में, जो भी टीचिंग एग्जाम्स होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बताया गया है, व्यक्तित्व परीक्षण ये पर्सनालिटी टेस्ट है, तो इसमें इन्होंने पूछा गया है कितने कार्डों पर विभिन्न रंग है। इस क्वेश्चन जो रोशा टेस्ट था, पर्सनालिटी टेस्ट, इसका पूरा नाम था रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसमें शाही धब्बे बना के दिए गए थे और ये अलग अलग कलर में बना के दिए गए थे। तो 10 कार्ड लिए गए थे, उन कार्डों पर अलग अलग धब्बे बनाए गए थे। तो इसमें रंग पूछे गए हैं कि जो उन्होंने शाही धब्बे बनाए थे वो कितने कलर्स से बनाए थे। तो मेनली जो रोशा थे उन्होंने 3 कलर लिए थे, वाइट, ग्रे और ब्लैक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3 कार्ड्स थे वो कलरफुल। क्वेश्चन नंबर 15 है अधिगम के सामाजिक, निर्मितवादी, कंस्ट्रक्टिविस्ट उपागम की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना, ऑप्शन बी अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना, ऑप्शन सी अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, ऑप्शन डी अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएंगे। तो जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जिनको वाइगोत्स्की को ही माना जाता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, तो इन्होंने जो बताया था तो अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर बल देना, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और इन्होंने असिस्टिव लर्निंग पर बहुत ज़्यादा वो फोर्स किया था, असिस्टिव लर्निंग के लिए इंसिस्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन है आंकड़ों के लिए एकत्रीकरण करना, ऑप्शन बी परिकल्पनाओं का निर्माण करना, ऑप्शन सी सत्यापन और सामान्यीकरण करना, ऑप्शन डी उद्दीपक की प्रति अनुक्रिया करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं ऑप्शन नंबर ए सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं, ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है, ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करना चाहिए।
तो जो भी बच्चे गलती करते हैं या जो उनकी मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जो उनकी धारणाएं हैं, गलत धारणाएं, तो वो क्या होती हैं, बच्चों की अधिगम क्षमताओं को क्या करती हैं, मतलब किस तरीके से प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शंस हैं इसमें, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम या महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, क्योंकि बच्चे जब मिस्टेक करेंगे या उसमें वो गलतियां करेंगे, तभी तो गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। तो गलतियां करेंगे और उनकी जो मिसकॉन्सेप्शंस होंगे वो एटलीस्ट पता चलेंगे और वो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। ऑप्शंस हैं, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, ऑप्शन बी लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है, ऑप्शन नंबर सी कोरी पटिया या खाली स्लेट, जो फ्रोबेल ने वो कहा था ब्लैंक स्लेट, टेबुला रासा, मारिया मॉन्टेसरी ने कहा था बच्चों को, जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है, ऑप्शन डी यह एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंध के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जाता है तथा ढाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट फॉर्म होता है उसमें बच्चे को किस रूप से देखा जाता है, तो बच्चे एक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं, वो अपने ज्ञान का सृजन खुद करते हैं या वो एक्टिवली रोल प्ले करते हैं अपने ज्ञान को अर्जित करने में। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन है एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक, यानी लिटिल साइंटिस्ट, जो प्याजे ने कहा था बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा था या छोटे वैज्ञानिक कहा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन खुद करते हैं, वो एक्टिविटी करते हैं और उसी से उनको ज्ञान अर्जन होता है और वो सीखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होती है। ऑप्शंस हैं, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ऑप्शन बी एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, ऑप्शन सी कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, ऑप्शन डी सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। तो बच्चे जो सहयोगात्मक अधिगम होता है यानी असिस्टिव लर्निंग होती है, जिसमें टीचर का क्या रोल होता है कि उसे बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और बच्चों की हेल्प करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा, पहले तो आप सब बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। तो टीचर्स एटलीस्ट वो ऑब्जर्व करता रहे बच्चे क्या कर रहे हैं और साथ ही साथ में सहयोग प्रदान करना बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी तत्परता का नियम। तो थॉर्नडाइक के जो 3 प्राइमरी लॉज थे, जो उन्होंने लर्निंग प्रिंसिपल्स दिए थे, अधिगम के सिद्धांत दिए थे, वो तो 3 थे। पहला था तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब बच्चा जब मेंटली प्रिपेयर्ड होता है किसी चीज़ के लिए कि उसको ये करना ही है, उसको ये सीखना ही है, जब तक उसकी खुद की इच्छा नहीं होगी कोई उसको ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकता। तो लॉ ऑफ रेडीनेस ये थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट, तो वो रिजल्ट को देखकर करता है कि हाँ अगर उससे इसको कुछ इनपुट मिलने वाला है बच्चे को तो वो करेगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि उसे लर्निंग करनी है या नहीं। तो दूसरा हो जाता है प्रभाव का नियम। फिर होता है अभ्यास का नियम जिसको लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है, इसमें बच्चा सीखता है और प्रैक्टिस करता है, इसको प्रैक्टिस लॉ ऑफ एक्सरसाइज एज वेल एज प्रैक्टिस का नियम भी कहते हैं।
तो बच्चा इसमें कार्य को करते रहता है और जब वो करता करता बार बार किसी काम को करता है तो उसमें वो परफेक्ट हो जाता है। तो इसमें दो प्रकार में डिवाइड किया गया इसको, दो टाइप्स में, एक तो लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। तो जिस चीज को वो करता है वो सीखता रहता है, वो लॉ ऑफ यूज हो गया, और जिस चीज को वो छोड़ देता है करना वो लॉ ऑफ डिसयूज हो जाता है। तो ये तीन तो दिख रहे हैं कि थॉर्नडाइक ने शामिल किए हैं अपने लॉज में या प्रिंसिपल लर्निंग प्रिंसिपल्स में। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है सहचार्यात्मकता और स्थानांतरण का नियम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये थॉर्नडाइक का नियम या सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 22 है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो ये स्किनर ने जो अपना ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी तो उन्होंने क्या किया था, एक स्किनर बॉक्स लिया था जिसमें एक चूहे को रखा था और उसमें एक वो लीवर लगा दिया था। तो वो चूहे को भूख लगी हुई थी और वो घूम रहा था उस बॉक्स में, और जैसे ही धोखे से उससे वो लीवर प्रेस हुआ तो खाना उसकी प्लेट में गिर जाता था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि चूहे को एक बार भूख लगी और वो घूमता रहा, उसके धोखे से उसने लीवर प्रेस कर दिया तो वो खाना उसकी प्लेट में गिर गया। दूसरे टाइम क्या हुआ, फिर चूहे ने यही एक्टिविटी की सेम। तो उस टाइम पे जब उसने 2-3 बार किया तो जो टाइम का ड्यूरेशन था वो कम हो गया था। फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा टाइम लगा लीवर प्रेस करने के लिए, दूसरे टाइम में थोड़ा कम टाइम लगा, तीसरे टाइम में और थोड़ा कम टाइम रिड्यूस हो गया। तो इस तरीके से जो स्किनर की जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उसको दूसरा नाम क्या दिया गया था, वो दिया गया था नैमित्तिक अनुबंधन यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस हैं, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, और अब ऑप्शन नंबर डी है अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सब बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो जो लर्निंग हो सकता है, लर्निंग का जो इवैल्यूएशन है वो डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रशंसा, ऑप्शन नंबर बी दंड, ऑप्शन नंबर सी पुरस्कार, और ऑप्शन नंबर डी सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देंगे पहले तो एज वी ऑल नो दैट कि अगर अच्छा बच्चे के सामने हम अच्छे से प्रस्तुत करते हैं अपने आप को तो बच्चा कुछ अच्छा ही सीखेगा। वो बच्चे तो वैसे भी देखकर सीखते हैं, वो जो उनका रोल मॉडल होता है उनको कॉपी करना चाहते हैं। तो अगर टीचर क्लास में अच्छे से बिहेव करेगा बच्चों के सामने तो बच्चा वैसे ही करेगा। भले ही टीचर बातें बहुत अच्छी कर रहा हो, बट वो आता है, सपोज वो गुटखा खाता हुआ या कुछ भी करता हुआ, तो इस तरीके से बच्चों पर कितना वो बातें टीचर बहुत अच्छी करके बताएगा, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक टीचर खुद में वो परिवर्तन नहीं लाएगा और बच्चों को एक रोल मॉडल खुद दिखाएगा नहीं कि हमें कैसे प्रेजेंट करना है खुद को, बच्चे नहीं सीखेंगे। तो इस वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है सही व्यवहार करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभवों से सही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मानसिक मैप, ऑप्शन नंबर बी मानसिक उपकरण, ऑप्शन नंबर सी स्कीमा, और ऑप्शन नंबर डी प्रतिमान। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो एप्रोप्रिएट आंसर है तो वो होगा स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है, एक माइंड मैपिंग हो जाती है। जैसे किसी चीज को लेकर पियाजे ने बताया था, ये स्कीमा वर्ड पियाजे ने दिया था, इन्होंने बताया था कि जब बच्चा कुछ भी उसको बता दिया जाए, सपोज वो चिड़िया उड़ रही है तो
तो वो अब उसके दिमाग में ब्लैंक स्लेट था, टेबुला रासा जिसको बोला गया, तो उसके दिमाग में कुछ नहीं था। अब उसने देखा कुछ भी पक्षी उड़ रहा है तो वो उसको चिड़िया ही कंसीडर करेगा। सपोज उसको ये लगने लगा कि अब जो भी उड़ता है वो चिड़िया है, फिर उसने पतंग को देखा तो वो पतंग को भी यही कहने लगा ये तो चिड़िया उड़ रही है। तो इस तरीके से बच्चे में स्कीमा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो पियाजे ने बताया था, जो उसके अनुभव होते हैं, अनुभवों से अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहते हैं, स्कीमा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्थाओं को पहचानिए। तो इसका जो वर्णन दिया गया है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो ऑप्शंस हैं इसके, ऑप्शन नंबर ए सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास जिसको यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यंत्रिकीय उद्देश्य अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर सी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर डी सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सब बताएंगे। तो जो कोहलबर्ग ने स्टेजेस दी थी, 3 स्टेजेस, तो जो उसमें पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज थी, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो थी उसमें लास्ट स्टेज थी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की स्टेज, यानी कि सार्वभौम नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास। इसमें इन्होंने बताया था कि जो लोग समाज के हित के लिए कुछ काम करते हैं, जिसमें उनका कोई पर्सनल हित नहीं होता, वो समाज के लिए कुछ ऐसा करते जाते हैं, हो सकता है उनका पूरा लाइफ जो उनकी जीवन होता है पूरा वो समाज में ही निकल जाए, समाज के लाभ के लिए निकल जाए, तो उस को क्या कहेंगे अपन, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो ऑप्शंस हैं द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी सजीवात्मक चिंतन, ऑप्शन नंबर सी तुलना समानता व असमानता बताने की योग्यता, ऑप्शन नंबर डी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो पियाजे ने जो स्टेजेस दी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो इन्होंने बताई थी, तो इन्होंने उसमें बताया था कि बच्चा अब चीज़ों को देखकर उसके बारे में बता सकता है। जो 7 वर्ष के बाद जो इन्होंने बताई थी, 7 से 12 वर्ष की एज, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, तो इसमें इन्होंने बोला था कि अब बच्चे में ये कैपेसिटी आ जाती है कि वो तुलना करना सीख जाता है और साथ ही साथ में समानता व असमानता, जब 2 चीज़ों को रख दो और उसमें कंपैरिजन पूछो, तो जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में होगा तो वो बता सकता है कि दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंसेस हैं। क्या 2 ग्लास रख दिए, सपोज एक में पानी कम भरा हुआ है, एक में ज़्यादा भरा हुआ है, एक रेड कलर का है, एक येलो कलर का है, ऐसे ऐसे, तो कंपैरिजन, इक्वालिटीज, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताने में बच्चा कैपेबल हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो ऑप्शंस हैं सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी कौशलों का अर्जन, और ऑप्शन नंबर सी प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, ऑप्शन नंबर डी निष्क्रिय आवृत्तीय प्रतिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने यही बोला है कि बच्चे एक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं और वो अपने ज्ञान का सृजन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व एवं सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक एवं संवेगात्मक, ऑप्शन नंबर सी संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक,
ऑप्शन नंबर डी शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो जैसे कि अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में आज ही डिस्कस किया था कि विकास कितने टाइप्स का होता है या डेवलपमेंट कितने टाइप्स का होता है, तो आज हमने जो डिस्कस किया सबसे पहले उसमें विकास को 4 भागों में तो देखा ही गया था, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में कैटेगराइज किया था। 4 एस्पेक्ट थे जो डेवलपमेंट के, शारीरिक यानी फिजिकल, और संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसमें अपन ने लैंग्वेज या फिर भाषा विकास को भी रखा था, सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट जिसमें अपन ने नैतिक विकास को भी इसी में इंक्लूड कर दिया था यानी मोरल डेवलपमेंट, और लास्ट में संवेगात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहे होंगे और आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।